Dear students, myself Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. Today's lecture we will discuss upon the third type of elasticity of demand, which is popularly known as क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इट इज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी रिलेटेड कमोडिटी के परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ध्यान में रखते हुए उस कमोडिटी के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करते हैं तो हम इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। तो इस तरीके से इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की जा सकती है। क्या है वो डेफिनेशन? क्रॉस इलास्टिसिटी मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी वेयर both the quantities are either substitutes or complementary to each other। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें क्रॉस इलास्टिसिटी को प्रॉपर्ली मेजर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज को उस कमोडिटी के रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में परसेंटेज चेंज से डिवाइड करना होगा। तो ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी का केस है वो केवल तब ही अराइज होगा जब हम दो कमोडिटीज की बात करेंगे और ये दोनों कमोडिटीज या तो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स होंगी या फिर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। तो हम ये स्टडी करते हैं कि अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके परसेंटेज चेंज को मेजर करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा इट विल बी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे मैंने इसी से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी। जहां ये दो कमोडिटी ए और बी हैं दोनों एक दूसरे के रिलेटेड कमोडिटीज हैं। अब रिलेटेड में क्या होगा? या तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या फिर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कि अगर हम कमोडिटी बी के प्राइस में कोई चेंज कर देते हैं तो जो उसमें परसेंटेज चेंज होगा उसकी वजह से कमोडिटी ए की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सिंबॉलिकल या मैथमेटिकल वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, EC इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए अपॉन डेल्टा पी बी इंटू पी बी अपॉन क्यू ए। ये सेम फॉर्मूला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पर हम किसके प्राइस में चेंज कर रहे हैं? पी के। इसी वजह से प्राइस के रेफरेंस में मैंने क्वांटिटी बी को रिप्रेजेंट किया है तो डेल्टा पी भी आ गया और पी भी आ गया। और ऐसे ही जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? ये क्वांटिटी ए के। इसी वजह से क्वांटिटी के केस में ए को डिनोट किया है जो डेल्टा क्यू ए और क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर्मूले के अंदर। बस इतना सा चेंज है इस फॉर्मूले में। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमने सिम्बल्स यूज कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। यहाँ पर जब पीवी की बात करते हैं तो पीवी का मतलब होता है यहाँ पर इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी। यानी कि जब इनिशियल लेवल पर कमोडिटी का क्या प्राइस है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है इसको हम पीवी से डिनोट करते हैं। क्यूए का मतलब है कि कमोडिटी ए की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है इनिशियल लेवल पर, उसको हम क्यू ए से डिनोट करते हैं। डेल्टा क्यू ए का मतलब है क्यू ए डैश डिफरेंस क्यू ए। क्यू ए डैश का मतलब होता है जब हम कमोडिटी बी के प्राइस में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एक ही क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हुआ या जो नया पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड डिटरमाइन हुई एक ही, वो क्यू ए डैश हो गई और क्यू ए है इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी। तो क्यू ए डैश डिफरेंस क्यू का मतलब हो जाएगा कि एक ही क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ उसको हम डेल्टा क्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम बात करेंगे डेल्टा पी बी की, तो डेल्टा पी बी का मतलब हो गया पी बी डैश डिफरेंस पी बी। पी बी डैश का मतलब हो गया यहाँ पर न्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी और पी बी हो गया इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी। तो इनके जो डिफरेंस है वो कमोडिटी बी के प्राइस में चेंज को डिटरमाइन करता है। तो इस तरह से इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम किन्हीं भी दो कमोडिटी के रेफरेंस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्री और टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हो सकते हैं
तो इसके 3 टाइप्स होंगे मेनली। पहला होगा जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड, दूसरा बनेगा इसमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, और तीसरा बनेगा इसके अंदर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। तो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड का? जीरो का मतलब क्या है? यहाँ ईसी की वैल्यू कब होगी? जीरो होगी। और जीरो कब होगी? फॉर्मूले को देख लेते हैं हम एक बार, है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम प्राइस में तो चेंज करें, यानी कि कमोडिटी बी के प्राइस में तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो ए है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ए की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब परसेंटेज चेंज जीरो हो जाएगा तो जो कंप्लीट वैल्यू है ईसी की इट विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज करें लेकिन दूसरी कमोडिटी या जो अदर कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज ना हो रहा हो, तो उस केस में ईसी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो हम इसको जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड का नाम देते हैं। ये कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन इट इज पॉसिबल, जब दो कमोडिटीज एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो। इसके डायग्राम को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, जहां मैंने एक्स एक्सिस पर कमोडिटी बी की क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने कमोडिटी ए के प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो जो डीडी डिमांड कर्व है वो जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जहां ईसी की वैल्यू जीरो होगी। जब प्राइस ओपीए है, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्व के अंदर, जब मैंने प्राइस को ओपीए रखा है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ओक्यूबी है उसके करस्पॉन्डिंग। जब प्राइस पीए को घटाकर पीए डैश कर दिया गया, अब भी क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यूबी ही है। प्राइस ओपीए को बढ़ाकर ओपीए डबल डैश कर दिया, अब भी क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यूबी ही है। यानी कि हम प्राइस में लगातार चेंजेस कर रहे हैं ए के प्राइस में, लेकिन बी की डिमांड में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड। और जहां दो कमोडिटीज एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होती हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी और कैसा भी कोरिलेशन नहीं होता है, वहां जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी? हमेशा जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल हम पेन एंड टेबल की बात करें, अगर मैं पेन के प्राइस में कोई भी चेंज करता हूं तो टेबल की क्वांटिटी डिमांडेड में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन क्या है? जीरो है। और दोनों का कोरिलेशन जीरो होने की वजह से इनकी जो क्रॉस इलास्टिक डिमांड है वो जीरो होगी। चेयर एंड इंक, ऐसा ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं। उस केस में जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड का केस या सिचुएशन बनती है। इतना क्लियर हो गए? नाउ वी कम टू द सेकंड वन, एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। और ये जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड है, दिस इज द केस फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स ओनली। यानी कि जब दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और हम अगर किसी पर्टिकुलर गुड के सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज कर दें तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा, और ये चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर दें तो जो क्वांटिटी जो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में डिक्रीज कर दें तो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी अगर डिक्रीज हो जाए तो ये किसको शो करेगी? इट विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ ईसी विल बी ग्रेटर देन जीरो। और ये कब होता है? जब दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। इसको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। डायग्राम में जो डीडी कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, क्योंकि दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। जब कमोडिटी ए के प्राइस ओपीए है, उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड बी की है ओक्यूए। प्राइस ए के बढ़कर ओपीए से ओपीए डैश हो जाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है बी की ओक्यूए से बढ़कर वो ओक्यूए डैश हो जाती है। तो सर साहब क्या देख रहे हो इस डायग्राम में? जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के प्राइस को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, दूसरी कमोडिटी जो है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। तो देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। दैट इज क्लियर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे टी एंड कॉफी की बात करें, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्लोजअप क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। मैगी, ईपी नूडल्स क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये पॉजिटिव रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में रहता है। तो इसके लिए मैंने दो सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहाँ पर काउंट करा है, एक है टी और दूसरा है कॉफ़ी। मैंने टी के इनिशियल प्राइस को डिनोट किया है पी टी से और टी के क्वांटिटी डिमांड को डिनोट किया है क्यू टी से। ठीक है। कॉफ़ी के प्राइस को मैंने पीसी से रिप्रेजेंट किया है और कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड को मैंने क्यूसी से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें ये पता करना है कि अगर कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट यानी कि टी
के प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए कि टी के प्राइस हो गए इंक्रीज। अब जब टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो इसके जो घटे हुए कस्टमर्स हैं, यानी कि जो कस्टमर्स इसको कंज्यूम नहीं करते हैं, वो कहाँ मूव कर जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। अगर हम ये मान लें कि मार्केट में केवल एक ही ब्रांड टी की है और एक ही ब्रांड कॉफ़ी की है, तो जो कस्टमर्स है टी के वो कहाँ स्विच कर जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही अपोजिट लेके चलते हैं, अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं और ये प्राइस इतने कम हो जाते हैं कि ये कॉफ़ी से भी कम हो जाते हैं, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और जो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स है वो इसकी तरफ स्विच कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमने चेंज करा किसमें, टी के प्राइस में, और चेंज क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बन दी, कॉफ़ी की। जब टी के प्राइस को हमने इंक्रीज करा तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, जब टी के प्राइस को हमने डिक्रीज करा तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या केस बने, क्या कहानी बनेगी, क्या स्टोरी बनेगी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड का केस अराइज होगा। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट वन एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिक डिमांड जिसको नाम देते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ये केवल कहाँ अप्लाई होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अप्लाई होती है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन। क्या मतलब होता है इसका, नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होगा, इनवर्स। किसके बीच में, प्राइस ऑफ कमोडिटी बी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, यानी कि जब हम कमोडिटी बी के प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से कमोडिटी ए की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब हम कमोडिटी बी के प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो ए की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या का नाम देंगे, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड का नाम देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। और इस सिचुएशन में जो ईसी की वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड है तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड है, इसके केस में जो इसका कर्व होगा ये कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है ऑफ कमोडिटी बी, और बाई एक्सिस पर मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी ए को रिप्रेजेंट किया है, और इसका कर्व मैंने डिफाइन किया है डाउनवर्ड। ये डीडी कर्व मैंने डिफाइन करा है, ये डीडी कर्व क्या है, ये डाउनवर्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब कमोडिटी ए के प्राइस OPA थे तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड OQB थी, और जब इसके प्राइस OPA से घटकर OPA डैश रह गए तो कमोडिटी बी की क्वांटिटी डिमांडेड OQB से बढ़कर OQB डैश हो गई। तो इस तरह से जब ए के प्राइस कम हो रहे हैं तो बी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किसको शो करेगी, इट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन ये नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड किस केस में अराइज होती है, तो ये केवल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ही अराइज होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, द गुड्स विच आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन और विच आर डिमांडेड इन कॉम्बिनेशन, जिनको एक साथ डिमांड किया जाता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं। जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, टी एंड कप, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात करते हैं हम कार और पेट्रोल के केस में। मान लीजिए मुझे ये स्टडी करना है कि पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं कार के प्राइस में चेंज कर रहा हूँ जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। तो सपोज करिए कि मैंने कार के प्राइस को पीसी से रिप्रेजेंट किया और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूसी से रिप्रेजेंट किया है, पेट्रोल के प्राइस को पीपी से रिप्रेजेंट किया है और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूपी से रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने क्या करा, कार के प्राइजेस को इंक्रीज करा। जब कार के प्राइस को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कम होगी, तो डिमांड है ये कम। जब कार की डिमांड कम होगी तो जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम होगी कार की। और जब कार कम बिकेंगी, जब कार की सेल कम होगी तो उस केस में पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम होगा। तो कार के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और उसकी वजह से पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि पेट्रोल के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसे क्या नाम देते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, जहाँ ईसी की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0, या ये नेगेटिव रिलेशन को शो करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द 3 types or degrees of cross elasticity of demand. Thank you.